चलिए, तो बच्चों मैं पवन सर, पवन गुबरेले सर, आप सब जानते होंगे। ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, हिंदी में अपन परमाणु संरचना, मैं आपको पूरा हिंदी में भी समझाऊंगा और साथ में जो आवश्यक है इंग्लिश टर्म उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना। तो सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, हमारा जो परमाणु संरचना है उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो थोड़ा हम एक सिनॉप्सिस बना करके देखते हैं, हम लिंक करते हैं चीजों को कि हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज परमाणु संरचना में परमाणु के बारे में पढ़ना। जैसे सब जानते हैं, परमाणु से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आयन बन जाते हैं, मतलब परमाणु उसका आयन, आयन में धनायन एवं ऋणायन दोनों हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यदि निकल जाए तो धनायन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो ऋणायन बन जाएगा। ठीक है, परमाणु की एक और स्थिति जैसे आइसोटोप, आइसोबार, तो उनकी जो प्रजातियां हैं जैसे समस्थानिक, समभारिक, समविन्यासी, समविन्यासी, तो इस तरह के जो कुछ प्रजातियां, मैं काफी सारी प्रजातियां आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो समविन्यासी इस तरह की कुछ प्रजातियां हैं, उनको हमको पढ़ना है। तो परमाणु से रिलेटेड ये बातें। अब हमारा डाल्टन कहता है कि भाई परमाणु अविभाज्य सभी पदार्थों का निर्माण परमाणुओं से हुआ है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद ही ये पता लग गया कि नहीं, परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है और परमाणु को विभाजित करके छोटे छोटे कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे छोटे छोटे कणों में परमाणुओं को विभाजित किया जा सकता है। तो इनके संबंध में सारी बातों को अपने को पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी खोज है ना, इनकी खोजें, कैसे इनकी खोज हुई, तो हमको किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जिनके आधार पर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्टडी की। तो जैसे आपको इससे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कैथोड किरणें, कैथोड किरणें, एनोड किरणें, एनोड किरणें, उन पर उनका आवेश बटे द्रव्यमान, माने हमको उनका Q अपान एम निकालना है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में Q अपान एम बोलते हैं, केमिस्ट्री में E अपान एम बोलते हैं। तो उनका E अपान एम निकालना, उस पर रिलेटेड प्रश्न, आवेश निकालना, मास निकालना, तो उनसे रिलेटेड हमें प्रश्न करना, आवेश निकालना, उनके द्रव्यमान को निकालना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, यहीं से आपके परमाणु संरचना की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, फिर जब हम कैथोड, एनोड किरणें वगैरह पढ़ लें, उन पर क्या आवेश है, उनका आवेश का क्या मान है, द्रव्यमान का क्या मान है, ई अपान एम क्या है, तो ये सारी बातें जब हम पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे आगे परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल, देखो परमाणु मॉडल आज तक, अभी तक, आज कौन सा दिन है बताओ? ठीक है, जो भी हो, सोमवार, मंगलवार, जो भी हो, सोमवार है। तो जरा सोचो कि आज की डेट तक भी हम परमाणु के बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं। बात ध्यान से सुनना, आज तक हम परमाणु के बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं। अब जब हमारे पास पूरी जानकारी ही नहीं है परमाणु की,
तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो वो विज्ञान का रिसर्च वाला क्षेत्र हो गया, विज्ञान की खोज वाला वो क्षेत्र हो गया। अब हमें विज्ञान की खोज पे तो जाना नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, अब इलेक्ट्रॉन में ये सारी चीजें कैसे खोजी गई, हमें रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है बेटा। बात समझ गई? हमको रिसर्च खोज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, हमको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और बात ध्यान से सुनना, परमाणु इतना विशाल टॉपिक है, इतना विशाल टॉपिक है कि परमाणु संरचना मूलतः फिजिक्स का टॉपिक है। परमाणु नाम केमिस्ट्री के लिए है, लेकिन परमाणु संरचना मूलतः फिजिक्स का ही टॉपिक है। तो हमको फिजिक्स में, मेनली फिजिक्स में ही परमाणु की मेन बातों को करना होता है। तो मैं आपको समझा रहा हूं परमाणु मॉडल। जैसे आपको परमाणु मॉडल में जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन इसका परमाणु मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, फिर आपका क्या कहते हैं, बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, समरफेल्ड का परमाणु मॉडल, समरफेल्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो इसने जो परमाणु मॉडल दिया, इसने जो परमाणु की व्याख्या की, वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण के रूप में है। तरंग समीकरण के रूप में परमाणु मॉडल की व्याख्या की। तो कितने सारे परमाणु मॉडल आए। और पता है तुम्हें, एक भी परमाणु मॉडल, एक भी परमाणु मॉडल ऐसा नहीं है जिसने सारे परमाणुओं की व्याख्या कर पाया हो। अरे पूरे हाइड्रोजन के परमाणु की भी व्याख्या इन सबने मिलकर नहीं कर पाए। बहुत अच्छे से बात समझना, पूरे केवल एक हाइड्रोजन परमाणु की भी व्याख्या पूरी तरह से नहीं हो पाई है। तो हमको बेटा खोज की दृष्टि से नहीं पढ़ना है, हमको कंपटीशन की दृष्टि से पढ़ना है कि हमारे कंपटीशन में जे थॉमसन मॉडल पर क्या क्वेश्चन बनेगा, रदरफोर्ड मॉडल पर क्या क्वेश्चन बनेगा, उसका अल्फा एक्सरे एक्सपेरिमेंट क्या बतलाता, उससे हमको क्या प्राप्त हुआ। तो हमको ऐसे क्वेश्चनों पर विचार करना है, हमको खोज पर विचार नहीं करना है। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो हमको इन सब मॉडल को, ये हिस्ट्री है, ये हम सबको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें पढ़ना है। आ गया पॉइंट समझ में आपको? फिर ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर तरंग समीकरण से हमको क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। क्वांटम संख्याएं, कोई बता सकता है कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं हमें मिली हैं अभी तक? बोलो। 4 प्रकार की, सबको याद होगी। मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या। ये 4 क्वांटम संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं। ये 4 क्वांटम संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं। समझ गए बेटा? तो ये 4 जो क्वांटम संख्याएं हैं, इन्हीं के आधार पर हम परमाणु, उनके ऑर्बिटल, उनकी उपकक्षाएं और कक्षाओं को पूरी तरह से समझते हैं। तो ये 4 क्वांटम संख्याएं, केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यह है, क्वांटम संख्याएं। और इसी पर क्वेश्चन आते हैं मुख्यतः। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये एडवांस है, पूरा एडवांस, जो कि आपको इससे श्रोडिंगर तरंग समीकरण के से आपको मिलता है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण के कुछ और हैं आगे, जैसे तुमने प्लांक क्वांटम सिद्धांत पढ़ा होगा। प्लांक क्वांटम सिद्धांत, तुमने हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत,
हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है और अपने को पढ़ना है। तुमने आइंस्टीन का सिद्धांत पढ़ा होगा, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन का सिद्धांत। तो ये आइंस्टीन का सिद्धांत भी आपको पढ़ना है। तो ये 3 सिद्धांत इसके ऊपर है, इसके ऊपर श्रोडिंगर के। तो प्लैंक क्वांटम सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन, ये 3 बातें, 3 सिद्धांत और हमें पढ़ना है परमाणु मॉडल से रिलेटेड। तो आप बताओ मेरे को, ये सारी बातें आपको समझ आ गई कि हमको परमाणु संरचना में क्या क्या पढ़ना है? ये बातें सबको समझ आ गई? अब ध्यान से सुनना। सबसे पूरी केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर का 80% क्वेश्चन इस पार्ट पर आते हैं। ये है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पर कोई नहीं आएगा। इस पर एनर्जी, इस पर एक क्वेश्चन आता है, एनर्जी पर आता है, एनर्जी ऊर्जा पर, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर आता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर आता है। इस पर एक क्वेश्चन आता है, एनर्जी या रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो एक क्वेश्चन आपको इस पर, यहाँ पर एक क्वेश्चन इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के, डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह जो तुमने पढ़ी होगी, तो इन तीनों को मिला के एक क्वेश्चन इस पर आता है, तीनों को मिला करके। हाइजेनबर्ग, प्लैंक और आइंस्टीन मिलाकर के एक क्वेश्चन यहाँ आता है, एक ये एनर्जी और रेडियस पर आता, और मेन क्वेश्चन आता है एनएलएम क्वांटम नंबर्स पर। इधर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ अपने को मालूम होना चाहिए इनके बारे में। ये अगर आ जाए तो आपसे बन जाए। थ्योरेटिकल पोर्शन है, मेन क्वेश्चन के ये 3 एरिया है, मैंने आपको बता दिया, 1, 2 और 3। बोलो क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, लिख लिया सब लोगों ने ये? यस सर, लिख लिया। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, परमाणु। तो किसी भी परमाणु में जब हम परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु का नाभिक होगा, नाभिक जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक हाइड्रोजन में इससे ज्यादा बाकी में। तो नाभिक में होने के कारण इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक बात। अब ये नाभिक के आगे ये जो हम परमाणु जिस तरह से सोचते हैं, ये आपका ऑर्बिट हो जाता है, ठीक है। और ये ऑर्बिट तो कितने भी हो सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर इस तरह से ये लिख दिए कि ये हो गए आपके ऑर्बिट, कक्षा, ये मुख्य कक्षा, ये ऑर्बिट होते हैं। और इन ऑर्बिटों में हम जानते हैं क्या घूमते रहते हैं, बोलो इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिट कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा हम सोचते हैं परमाणु में कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है।
अब तो परमाणु श्रोडिंगर तरंग समीकरण आने के कारण कुछ बहुत सारे मामले बदल गए। मैंने आपको बताया आज तक परमाणु के बारे में हम पूरी बात समझ ही नहीं पाए। अरे परमाणु तो छोटा कण, जितने हम और छोटे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अंदर उनके जाएंगे तो वो और टफ होते जाएंगे। तो ये सामान्य हम परमाणु की बात करते हैं। तो जहां पे प्रोटॉनों की संख्या है, इसे ही हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। बिल्कुल मैंने शून्य से स्टार्ट किया है। प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक हम बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या, और इसे जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है जेड। प्रोटॉनों की संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड का मतलब प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ गए बात को? और लिखते जाना। अब बताओ, जो आपका परमाणु है वह उदासीन होता है, और जब परमाणु उदासीन होता है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। तो यदि कभी जेड आपको दिया है तो आप समझ जाएंगे कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो जो हमेशा जेड ही दिया जाता है, कभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं दी जाती, हमेशा जेड दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं दी जाती, हमेशा जेड ही दिया जाता है। तो ये परमाणु की उदासीनता है, क्योंकि प्रोटॉनों पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है, और प्रोटॉनों की संख्या जितनी होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और दोनों की बराबर संख्या होने के कारण हमारा परमाणु उदासीन होता है। हमेशा प्रोटॉनों की संख्या आपको दी जाएगी। अब देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अच्छे से लिखना, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। मास नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं मास नंबर कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात, अपन बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। आपका बिल्कुल प्रोटॉन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको जरा भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये हो गई आपकी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। अब छोटी सी बात, अगर हम प्रोटॉन के बारे में समझे, थोड़ा सा आगे भी समझना है। जो काम की बात बीच बीच में आती रहेंगी, जो मुझे बार बार बोलना पड़ेगा, तो आप एक बार लिख लें इसको। प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। इतना आवेश होता है। और प्रोटॉन के आवेश को हम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में धनावेशित और इलेक्ट्रॉन को हम ऋणावेशित कण मानते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम यह आपकी एमकेएस यूनिट होती है, और सीजीएस में हम इसी को लिखते हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ये हम यूज करते हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये होता है। हम इस आवेश को बोलते हैं 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको हम बोलने लगते हैं 1 यूनिट। ये सीजीएस में है,
और ये MKS में है। तो दोनों का अलग अलग यूनिट में मान है। हम इसे बोलने लगते हैं +1 आवेश, इसी को हम बोलते हैं +1 आवेश। एक यूनिट धनावेश, एक इकाई धनावेश। अब अगर मान लो आपसे बोले कि एक इकाई धनावेश का मतलब क्या है, तो एक इकाई धनावेश का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इकाई धनावेश कहलाता है। मैंने एक इकाई धनावेश बोल दिया मतलब इतना बोल दिया, या CGS में इतना बोल दिया, तो +1 अपन लिख देते हैं। और जब हम +1 लिखते हैं तो प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसा करने लगते हैं। तुमने कभी सुना हो H+, ये इस तरह से हम लिख देते हैं H+, ये प्रोटॉन होता है, अभी मैं समझाऊंगा अभी आगे। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं P, प्रोटॉन। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो क्लियर हो गई पहली बात आवेश। दूसरा इसका द्रव्यमान, ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिए, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, यह मास होता है प्रोटॉन का। ध्यान दीजिए, यह प्रोटॉन का मास है। अप्रॉक्स इतना आप लिख सकते हैं 1.67, आगे का जरूरत नहीं है लिखने का। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर आपको ग्राम में बदलना है तो इसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इसको ग्राम में बदलोगे तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ग्राम में बदल जाएगा। सब लोग आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बचेगा, ये 1000 से अगर तुम इसमें गुणा कर दोगे तो यह मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ये ग्राम में आ जाएगा। 1000 से गुणा कर दो 10⁻³ से, तो 10⁻³ से गुणा करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। और यह कहलाता है प्रोटॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में। जब आपको कभी ग्राम में लगाना हो तो ये आप एक वैल्यू याद कर लो, ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27। फिर प्रोटॉन की ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे अपन इसको बोलते हैं 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा लिख दें। किसी ने +1 चार्ज लिख दिया तो इतना लिख दिया, इसका मतलब इतना लिख दिया। तो अब ध्यान देना, तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है ये ग्राम में है। अगर हम AMU में इसका द्रव्यमान लिखेंगे तो बहुत ध्यान से सुनना, AMU में आपको चैप्टर 1 जो है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें समझाऊंगा पूरे तरह से कि AMU कैसे निकालते हैं, क्या होता है। तो एक मिनट, तो इसका जो द्रव्यमान है 1.0008 AMU। यार इतना कम है कि आप इसे 1 AMU करके भी लिख सकते हो। इसको आजकल U अकेला भी लिखने लगे हैं, AMU की जगह अकेला U वर्ड भी यूज करने लगे हैं। तो आप ये 0 को चाहो तो हटा दो, 8 तो बहुत बात है, तो हम 1 AMU रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 यूनिट लिख सकते हैं इसको। क्योंकि ये 1 पॉइंट फिर 0 फिर 0 फिर 0, तो यार इतने 0 लगे हैं कि हम उनको हटा दें तो हम 1 AMU या 1 यूनिट मास AMU के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। बोलो बात समझ आ गई आपको? तो ये चार्ज होता है, ठीक है बेटा, हो गया क्लियर आपको ये? यस सर। तो हम इस तरह से प्रोटॉन के बारे में, अब आपको आवेश याद रखना है, द्रव्यमान याद रखना है, और AMU में प्रोटॉन की द्रव्यमान याद रखना है। चलिए मैं हटाता हूं इसको। अब इलेक्ट्रॉन,
अच्छा जरा सोचो, एक मिनट जरा सोचो, प्रोटॉन का मास कितना है, इतना, और आवेश कितना है, इतना। तो प्रोटॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसका रिप्रेजेंटेशन ध्यान दीजिएगा। ये P, यहां पर लिखेंगे हम आवेश और यहां पर लिखेंगे द्रव्यमान। तो ये +1 हो गया और ये 1। ये देखो, ये 1 ये मास हो गया, ये चार्ज यहां लिख दिया। तो किसी भी प्रजाति को, किसी भी स्पीशी को, किसी भी परमाणु की प्रजाति को लिखना है तो हम ऐसा एक्स लिखेंगे, यहाँ पर आवेश लिखेंगे, ये आवेश, और यहाँ पर द्रव्यमान लिखेंगे। यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो, यहाँ और यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ आवेश को आप यहाँ और यहाँ ऐसे लिख सकते हो। ये तो केवल नीचे हमेशा आवेश, ऊपर हमेशा द्रव्यमान लिखा जाता है। तो ये बात आप ध्यान, ये देख लिख दिया मैंने, +1 और 1। बेटा क्लियर हो गया? तो 1p1 हम इस तरह से प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। 1p1 हो गया क्लियर कि नहीं हुआ आपको? चलिए अगली बात। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह इतना ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सेम है, बिल्कुल सेम। ये 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहलाता है, इसको हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो इट इज 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 1 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो 1 प्रोटॉनिक चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दोनों बराबर है। तो हम इसे ESU में फिर वही लिखेंगे, -4.8 × 10⁻⁻10 ESU, और यह हो जाएगा -1। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो जितना आवेश प्रोटॉन पर होता है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है, जितना आवेश प्रोटॉन पर होता है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है, पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो अपोजिट है। अगर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव। देन द्रव्यमान, ध्यान दो जरा, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना लिखा है आपने? 1.67 × 10⁻⁻27। भाइयों ये द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान इतना कम है, ध्यान देना, ये है 9.1 × 10⁻⁻30। अरे मैंने मास लिख दिया, ठीक है, 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक, मासी सरकार। तो 9.1 × 10⁻⁻31 kg कितना कम है? -31 किलोग्राम। यार इतना कम, ये मास है इलेक्ट्रॉन का। आप सोचो जरा कि अगर मैं इसे किलोग्राम को ग्राम में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा? 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम हो जाएगा। और मैं जब इसे AMU में बदलूंगा, इस ग्राम को AMU में बदलूंगा तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये कि मैं क्या बताऊं। देखो 0.000 कितने जीरो लग गए? 3। 0.00054 AMU। आप सोचो कितने जीरो लगे हैं, जरा देखो ध्यान से, कितने जीरो लगे हैं? जीरो। अगर मैं मान लो इलेक्ट्रॉन का मास बोलूं 0, ये यदि मैं केवल इतना देखता हूं, देखो तो 0.0, और थोड़ा आगे देखता हूं तो एक 0.00, और आगे देखता हूं तो 0.000, यानी मैं इलेक्ट्रॉन के मास को 0 मान सकता हूं, अप्रॉक्स 0 मान सकता हूं। इलेक्ट्रॉन के मास को मैं 0 मान सकता हूं। इसलिए जब भी हम परमाणु भार का उपयोग करते हैं, ध्यान से सुनना, जब
भी हम परमाणु भार का उपयोग करते हैं तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान उपयोग में लाते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, समझ आ गया? बोलो क्लियर हुई कि नहीं बात सब लोगों को? बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं सब लोगों को? तो 0.00054 ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इसको हम शून्य के बराबर, लगभग शून्य के बराबर मान लेते हैं। तो आवेश हो गया, द्रव्यमान हो गया, और अब इलेक्ट्रॉन का हम रिप्रेजेंट उसे कैसे करते हैं, उसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन फॉर ई, ये देखिए चार्ज है -1, यहां लिखते हैं हम आवेश, ये हो गया आपका -1, और द्रव्यमान कितना है जरा देखिए, 0,0,0,0, तो ये यहाँ पर 0 लिख देते हैं, तो -1 E0। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम 0 मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान हम 0 मान लेते हैं। कभी कभी इंग्लिश में, हिंदी में बोलने में कभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, आप समझ लेना, ठीक है? कभी आपको बिल्कुल ना समझ आए तो आप पूछ लेना। तो दिस इज द -1 चार्ज एंड दिस इज द मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम ऑलमोस्ट 0 ही मानते। तो लिखिए इसको, हो गया बेटा? तो इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने का तरीका आपको क्लियर हो गया? ये कैसे इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया है मैंने? इस तरह इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शन। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। तो हमारा जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन सबसे खतरनाक पार्टिकल है। न्यूट्रॉन कम मत समझना न्यूट्रॉन को, ठीक है? बम्बार्डिंग इसी से करते हैं, बम बनाने के लिए, परमाणु बम। तो न्यूट्रॉन सबसे पहले चार्ज, तो न्यूट्रॉन पर ये आवेशहीन है, माने शून्य आवेश है, आवेश तो है ही नहीं इस पर, आवेशहीन है, शून्य है, पहली चीज। दूसरा मास, ध्यान से सुनना, मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बेटा ध्यान से सुनना ये बात अब, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये तुमने अभी प्रोटॉन का मास लिखा था, मास मतलब द्रव्यमान। तो ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 आपने अभी इसका द्रव्यमान लिखा था। किसका द्रव्यमान लिखा था आपने? बोलो। प्रोटॉन का। इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दो, ये देखो इतना सा बढ़ाया मैंने, इतना सा, ये इतना सा बढ़ाया मैंने, तो ये द्रव्यमान हो गया न्यूट्रॉन का। तो बस थोड़ा सा ज्यादा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, बहुत थोड़ा सा ज्यादा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम।
और इसको आप लिख सकते हो 1.674 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम, ये -24 ग्राम ये द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का। और ध्यान से बात समझना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको लिखना, इनको समझना है। बड़े इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान चाहिए रहेगा तो आप इधर उधर भटकोगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप इधर उधर भटकें जरा भी, और लिख डालें अच्छे से। तो 1.674 इंटू 10⁻⁻24 और इसका AMU में द्रव्यमान। अब जरा सोचो, तुमने अभी प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखा था 1.00, यार अब 000 या सिंगल जीरो, मुझे थोड़ा डबल जीरो है, मुझे ध्यान नहीं है, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 81 हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इतना कम बढ़ा कि हम इसको हटा सकते हैं और हम वही लिख सकते हैं 1 AMU, 1 AMU, जिसे आजकल U कहने लगे हैं। तो 1 AMU। अच्छा, अगर आपको AMU का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मैं AMU लिख देता हूं, कभी आपको गलती नहीं होगी। 1 AMU इक्वल टू, ध्यान से सुनना, 1/एवोगैड्रो नंबर, 1/एवोगैड्रो नंबर। और सब जानते हैं एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। तो 1 AMU का द्रव्यमान जो होता है 1/6.022 इंटू 10⁻⁻23। किसी बुक में 22 लिखा है, किसी बुक में 23 लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 6.023 इंटू 10⁻23, यह जो वैल्यू आती है इसको हम बोलते हैं AMU। ये अप्रोक्स आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 के आसपास आनी चाहिए ग्राम में। तो थोड़ा सा अब आप इसे एक काम करना, थोड़ा कैलकुलेटर पर 1/, एवोगैड्रो नंबर डाल के देख लेना, तो आपको एकदम वो क्लियर हो जाएगा, है ना। आया कि नहीं समझ में ये? बताइए। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसको हम बोलते हैं 1 AMU। ये 1 AMU बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 AMU बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 AMU। कि 1 AMU का वैल्यू काय के बराबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। तो नीट में ये आया है 1 AMU का वैल्यू। नीट में तो AMU पे काफी सारे क्वेश्चन है। तो अब आपको ये ध्यान रखना। अब बताओ, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ऑलमोस्ट क्या हो गया, सेम हो गया, ये देखो। तो मैंने इसको हटा दिया और मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ऑलमोस्ट सेम 1 मान लिया, ठीक है बेटा। अब इस न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा 0n1, 0n1। 0 इसका हो गया आवेश, 0 हो गया इसका आवेश, और 1 हो गया AMU है। तो प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छी तरह से आ गया समझ, कैसे इसको लिखते हैं। तो मुझे बताइए, आप लोग को ये दोनों तीन, ये सारी बातें अच्छे से आज की समझ में आ गई आपको? चलिए अब देखिए, हम जब प्रोटॉन से आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, जैसे मान लो मेरे पास ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में मेरे पास एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है।
माने एक ही मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक ही नेगेटिव चार्ज है, मेरा हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन एटम से यदि इसको मैं ऐसा बनाऊं, हाइड्रोजन एटम में ये हो गया क्या, प्रोटॉन इक्वल टू 1, न्यूट्रॉन 0 होता है हाइड्रोजन में, न्यूट्रॉन 0 होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपका न्यूट्रल है। अब मैं अगर इसको इतनी ऊर्जा दे दूं कि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो यहाँ क्या बचा बताओ, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन तो 0 है, ये न्यूक्लियस बना और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये मैंने इसको इतनी ऊर्जा दे दी, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये ऊर्जा निकाल दी, आयनन ऊर्जा कहते हैं अपन इसको, जो आगे आपको मैं समझाऊंगा, ये आपको केवल यहाँ पे समझाने के लिए। अब बताओ, प्रोटॉन बचा माने एक पॉजिटिव चार्ज बचा, तो हम इसे H+ लिखेंगे। अब देखो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो आपका ये निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया, तो H+ बन जाएगा। ये H+ का मतलब ये देखिए प्रोटॉन, H+ का मतलब ये देखिए क्या है, प्रोटॉन। बात क्लियर हो गई? तो ये H+ का मतलब हो गया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को हम इसलिए हाइड्रोजन का नाभिक कहते हैं। इस प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन बना, ये जो प्रोटॉन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, और ये हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है। नाभिक जिसे प्रोटॉन कहते हैं, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। तो H परमाणु के नाभिक को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। बताइए, पॉइंट लिखिए जल्दी से। तो H परमाणु के इस नाभिक को हम प्रोटॉन कहते हैं। अब लिख लिया? तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि H+ और प्रोटॉन दोनों सेम चीज है। H+ का मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन किसका नाभिक है, H परमाणु का नाभिक है। आप ध्यान से सुनना दूसरी बात। अब मैं हीलियम लिख रहा हूं यहां पर दूसरा, ये मैं दूसरा हीलियम लिख रहा हूं। यहाँ हीलियम पर देखिए, हीलियम में होते हैं 2 प्रोटॉन, हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में होते हैं 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन। तो 2 न्यूट्रॉन माने चार्ज तो 0 है। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर ये देखो, आप समझ गए होंगे। तो इसको मैं कैसे लिखूं, यहाँ पर इस तरह से, प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं। देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये हीलियम का परमाणु बन गया, ये बन गया हीलियम का परमाणु। प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें घूम रहे हैं। अब बात आती है, हमको अगली बात समझना है। यदि मैं इतनी आयनन ऊर्जा दूं कि ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए और ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैंने आयनन ऊर्जाएं दे दी, आयनन ऊर्जाएं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो प्रोटॉन यहाँ पर 2 रह गए और न्यूट्रॉन यहाँ पर 2 रह गए। अब ये हीलियम परमाणु का नाभिक बन गया, ये बन गया हीलियम परमाणु का नाभिक, जिसे तुम अल्फा कण कहेंगे। ये अल्फा कण बन गया। यानी जब मैं यहां लिखूंगा तो ये देखिए, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये दोनों जो 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों निकल गए, तो यहाँ पर हीलियम पर +2 चार्ज आ गया। ये जो हीलियम पर +2 चार्ज आया, इसे ही तुमने कहा अल्फा कण। और इसे लिखने का एक और तरीका है, इस अल्फा कण को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ये देखिए ध्यान से, इसमें अल्फा कण लिखने का तरीका मैं बतला रहा हूं। ये अल्फा कण, इसी का नाम अल्फा कण है। देखिए प्रोटॉन कितने हैं, 2, तो इस पर +2 चार्ज है, ये हमको दिखाई दे रहा है +2 चार्ज। ये +2 है ना, ये +2 है, ये -2 है, तो ये -2 तो निकल गए। और अब प्रोटॉन पर +2 चार्ज था, तो ये मैंने लिख दिया। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 होता है, तो 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान 2, 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 2, तो टोटल द्रव्यमान हो गया 4। तो 2 + 2 ये टोटल हो गया 4। तो ये हमारा हीलियम के
नाभिक को लिखने का तरीका हो गया, ये अल्फा पार्टिकल को लिखने का तरीका हो गया 2 अल्फा 4। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं आपको 2 अल्फा 4? तो 2 अल्फा 4 कैसे लिखते हैं, बात क्लियर हो गई आपको? और कितना इंपॉर्टेंट है, हम बच्चे मुझसे पूछते हैं सर अल्फा पार्टिकल हीलियम का नाभिक, तो हीलियम का नाभिक ये कैसे, ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी। तो ये हीलियम का नाभिक ही अल्फा पार्टिकल है, और यहाँ पर हम लिखते हैं आवेश, तो ये 2 आवेश हो गया, और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन दोनों की द्रव्यमान संख्या मिला के हो गई 4, ये 4। तो इस तरह से हम अल्फा पार्टिकल को लिखते हैं। चलिए ये बात समझ आ गई सब लोग को अच्छे से? चलिए आज की क्लास बस यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया से पढ़ाई करिए, और कहीं किसी को दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम अगली क्लास से थोड़ा अब बढ़ेंगे आगे, ठीक है? आज मैंने आपको जनरल की इंफॉर्मेशन दी, और इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।